अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? मैं हूं रसद मिर्ज़ा, एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना एंड पीएम मोदी की जो यूएन में स्पीच है उसके बारे में कुछ बात होगी। कुछ उनकी स्पीच के क्लिप्स भी होंगे शायद। उन्होंने क्या स्पीच की मैंने नहीं सुनी, ना मोदी जी की सुनी है ना शेख हसीना जी की सुनी है। हाँ, इमरान खान की स्पीच मैंने सुनी है। इमरान खान की जो स्पीच थी वो मैंने ज़रूर सुनी है, ये साल वाली भी पिछले साल वाली भी। तो उसको काफ़ी हद तक बांग्लादेश में पसंद किया गया, पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक उसको पसंद किया। खासकर मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बहुत पसंद किया था। क्यों? मुस्लिम्स के हक़ में वो बहुत ज़्यादा बोले थे इमरान खान ने। तो ये वीडियो थी पीएम मोदी एंड शेख हसीना स्पीच एट यूएन। थाली बजाओ ताली बजाओ है, थाली बजाओ ताली बजाओ। अब थाली बजाओ ताली बजाओ का क्या टाइटल दिया है, बॉर्डर व्यू वाले भाई ने दिया है और इनका चैनल का नाम था ब्लैंक पेज ऑफिशियल। तो ये बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं बांग्लादेश इंडिया पर। तो ज़रूर देखिए, इनको चैनल को विजिट कीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चाहिए तो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं क्या स्पीच है इन्होंने की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और करो बेल आइकन जल्दी को से, जरूर प्रेस करें। हमने किया हुआ है भाई, ठीक है, थैंक पाकिस्तान यू। के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे शदीद तनकीद के बाद और चीन की जानिब से बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करने के बाद बीजेपी के कारकुन ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी साहब अपनी यूएन वाली तकरीर में दोनों मुल्कों को सख्त जवाब देंगे। लेकिन उन्हें उस वक्त ये देख के शदीद मायूसी हुई कि मोदी साहब ने दोनों मुल्कों का नाम तक नहीं लिया। उल्टा अपनी तकरीर में वो कुछ और ही दुखड़े सुनाते हुए नजर आए। और मोदी साहब ने अपनी कोविड से निपटने वाली जो हिकमत अमली थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उसमें बुरी तरह से नाकामी के बाद सारा का सारा इल्जाम यूनाइटेड नेशंस पे डाल दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मोदी साहब का कहना था कि ये जो इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है कोविड के केसेस में अपने बदतरीन फेलियर की वजह से, इसकी जिम्मेवार बीजेपी और वो नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस है। इंडियन मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि जब ये बीमारी फैल रही थी और दुनिया के सारे मुल्क इससे बचने की तैयारियों में मसरूफ थे, तब मोदी साहब क्या कर रहे थे। जरा आपको याद दिलाते हैं। मार्च के महीने में जब केसेस जाहिर होना शुरू हुए थे तो मोदी साहब ने अपनी कौम से ये अपील नहीं की थी कि मास्क पहनना शुरू करें और बार बार हाथ धोएं, जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे अपने हर स्पीच में कि बार बार हाथ धोएं और मास्क पहने। लेकिन तब मोदी साहब किस तरह से अपील कर रहे थे? मार्च में मोदी साहब ने पूरे इंडिया से ये अपील की थी कि पूरा मुल्क अपने घरों की छत पे या बालकनी में जमा हो और तालियां बजाए और थालियां बजाकर शोर मचाए कि गो करो। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। इनके एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था गो कोरोना गो। वो बहुत वायरल हुआ था, मुझे पता है, बहुत वायरल हुआ था वो गो कोरोना वाला, गो कोरोना गो। अभी कोरोना में ऐसा नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जमा नहीं होना चाहिए। ये कोरोना के टाइम पे हुआ या वैसे ही? तमाशा शुरू हो गया है। अब कोरोना वायरस की मैं रेल बांध दूंगा सारे की, कोरोना नहीं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि आखिर किस किस्म की स्ट्रेटेजी थी, ये आखिर था क्या? क्या इस तरह से आप आलमी खतरे से निपटने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं? सॉरी, लेकिन ये तालियां थालियां और घंटियां बजाकर बीमारी को भगाना है? इतने मुश्किल और परेशान कुन हालात को आपने फेस्टिवल में तब्दील कर दिया था। बॉलीवुड के स्टार्स से लेकर क्रिकेट के खिलाड़ियों तक सब लोग छतों पर और बालकनियों में मोदी साहब की अपील पर खड़े होकर तालियां और थालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। तब हमने वीडियोस देखी हैं। क्या ये मूव कोई सेंस इसमें नजर आ रहा है आपको? लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। इंडियन मीडिया के किसी सेगमेंट ने ये नहीं पूछा कि पीएम साहब अब ये कर क्या रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा तालियां और थालियां बजाने का।
और अब मोदी साहब ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार ये जो फैल गई है इतनी बुरी तरह से वबा, इसका UN को जिम्मेवार ठहरा मैं दिया। थोड़ी हूँ, ये तो यूएन जिम्मेवार है। कैसे हो सकता इसके बाद जब ये बीमारी अपनी पीक पर पहुंचना शुरू हुई तो उस वक्त बीजेपी की प्रायोरिटी क्या थी? ये नहीं थी कि इस बीमारी का कोई हल निकालना है या इसको कम करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, ये नहीं थी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये थी कि राम मंदिर बनाना है, उसका हाँ इब्तिदा करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है अगस्त में। यानी जब लाखों लोग आपकी मदद के मुंतजिर थे, करोड़ों की तादाद में वर्कर्स पैदल कई कई 100 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके लॉकडाउन की वजह से अपने घरों को जा रहे थे, तब आप राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह कर रहे थे। आप नॉन इश्यूज में उलझे हुए थे, आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे। माइंड की बात है। और अब आप ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेवार यूएन है। देखें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गैर मुनासिब बात है कि कुछ भी यूनाइटेड UN की नेशंस गलती को नहीं है। इसका जिम्मेवार ठहराया जाए। जहां तक इंडियन मीडिया की बात है तो उनका किरदार इस पूरे अरसे में इंतहाई मायूस कुन रहा है। उनकी अक्सर मीडिया आउटलेट्स का, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मीडिया आउटलेट्स का जो उनका किरदार है बहुत मायूस कुन रहा है। वहां पर न्यूज़ चैनल्स पर टॉप स्टोरीज इस सारे अरसे में क्या रही हैं? पहले राम मंदिर और फिर उसके बाद बॉलीवुड के एक एक्टर की मौत की खबर, हाँ, जो कि बस घूमते वही घूमते रही। बॉलीवुड में नशे की स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। हर एक्टर का पीछा किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में बयान देने जब वो आते हैं, वहां से लेकर जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो मीडिया उनको घर तक छोड़ के आती है और घर तक उनकी कवरेज की जाती है, गाड़ियों में पीछा किया जाता है उनका। ये मीडिया का किरदार रह गया है। कुछ मीडिया का फायदा नहीं। हत्ता कि इन एक्टर्स को इनके घरों में जूम कर करके इनकी बालकनियों में और इनके बेडरूम्स तक दिखाए जा रहे हैं। दूर से लेकर उनके कैमरामैन जूम करके कोशिश कर रहे हैं कि घर का कोई शॉट मिल जाए। इस लेवल पर जाकर कौम को उलझा के रखा हुआ है। यानी एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे 130 करोड़ लोगों को लगा दिया गया है। जो असल मुद्दा है कोविड का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उस पे कोई जब बात मीडिया का कोई प्रेशर है ही नहीं तो अर्जेंसी कहां से दिखेगी? लिहाजा यूएन से पहले मोदी साहब अपनी इस्लाह कर लें कि उन्होंने किस तरह इस सारी सूरत हाल को बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया है। दूसरी बात ये की मोदी साहब ने कि हमारे जो जवान थे लद्दाख में, दुनिया में अमन कायम करने के लिए शहीद हुए हैं। हालांकि ये बात बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले फहम है कि लद्दाख के बॉर्डर पर चीन के हाथों पिटने और हलाक होने वाले जो इंडियन जवान हैं, जो कि खुद अपने बॉर्डर पर तैनात थे, उनकी हलाकत का दुनिया के अमन से क्या काम है? तो मोदी साहब उनकी हलाकत को दुनिया के अमन से कैसे जोड़ रहे हैं? ये भी वजाहत नहीं की गई कि पूरी दुनिया तो छोड़ें, इन 20 फौजियों की हलाकत से क्या खुद कश्मीर में अमन कायम हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर इनकी हलाकत से दुनिया के अमन का क्या ताल्लुक है? तीसरी काबिल जिक्र बात मोदी साहब ने ये की अपनी तकरीर में कि इंडिया को अभी तक यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया गया, ये उन्होंने शिकवा किया। तो इसका अगर एक रीजन देखा जाए तो वो ये हो सकता है कि मोदी साहब जिस बॉडी की परमानेंट मेंबरशिप लेने की बात कर रहे हैं, खुद उसकी रिजोल्यूशंस को वो नहीं मानते। मिसाल के तौर पर जो कश्मीर की रिजोल्यूशंस हैं उनको मोदी साहब नहीं मानते। जब आप उस इदारे की रिजोल्यूशंस को ही तस्लीम नहीं करते तो उसकी मुस्तकिल रुकनीत किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं? दूसरा अहम फैक्टर ये है कि चीन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और कई बार पाकिस्तान ने चीन के वीटो पावर को अपने फायदे के लिए यूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा जब तक आप चीन या पाकिस्तान के साथ अमन कायम नहीं करते तब तक आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में नाकाम रहेंगे। इसमें यूएन की कोई कसूर उनका नहीं है, कसूर आपकी पॉलिसीज का है। जब आपने पाकिस्तान और चीन दोनों को बैक वक्त अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने अहम ममालिक को दुश्मन बनाने के बाद आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी? लिहाजा जब तक आप इन मुल्कों के साथ दोस्ती नहीं करते, चीन आपको ब्लॉक करता ही रहेगा इस इशू में ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मोदी साहब के बाद अब जरा बात करते हैं शेख हसीना के यूएन में खिताब की। सबसे पहले उन्होंने कोविड से लड़ने वाले जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं दुनिया भर में, उनकी तारीफ की। उसके अलावा उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी भी तारीफ की उन्होंने कि इस पूरे अरसे में उन्होंने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। उसके बाद उनका कहना था कि इस बीमारी के आने से पहले हमारी जीडीपी 8.2% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हुई है।
उन्होंने ये भी कहा कि हर साल हम जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन लोगों को हम 39 बिलियन टका देते हैं। इनके 91 लाख खानदानों में हम लोग ये रकम देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने 10 मिलियन लोगों को खाना और राशन दिया है इस कोविड वाले अरसे में। 40 लाख स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी है और 2.5 बिलियन हमने गरीबों में तकसीम की है। ये अच्छी बातें की उनका हैं। कहना है कि हमने 13.25 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज दिया है, जिससे अब उम्मीद है कि इकोनॉमी दोबारा रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक अहम बात ये भी की जिसे शायद इंडिया ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। उनका कहना था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि फ्रेंडशिप टू ऑल, मलाइज टू नन, यानी सबके साथ दोस्ती है हमारी। अब इस ऑल में तो वो मुल्क भी आ जाते हैं जिन्हें इंडिया पसंद नहीं करता। इसके अलावा इमरान खान की तरह शेख हसीना ने भी फलस्तीन के लोगों का भरपूर साथ देने का वादा किया अपनी तकरीर में। इसके अलावा उन्होंने म्यांमार वाले मसले पर भी दुनिया से मदद की अपील की कि हमारी मदद करें। इस मसले का हल खुद म्यांमार में ही छुपा हुआ है और ये मसला इमर्ज भी वहीं से हुआ था, इसका हल भी वहीं पर ही मौजूद है, इसलिए आप हमारी मदद करने करें। वाली जो पॉलिसी है, जनरली एक बैलेंस सहयोग किस्म की तकरीर थी उनकी, अच्छी तकरीर आप इसको कह सकते हैं। अलबत्ता उसमें जो चीज़ मिसिंग थी वो एक बहुत अहम चीज़ थी जो कि जिस पे उन्होंने बात नहीं की, और वो NRC और CAA हाँ, और आसाम के शहरियों को जो बांग्लादेशी ये करार मिस देकर कर दिया। यहाँ डिपोर्ट करने की बातें की जा रही थी, उस इस पे टॉपिक को बात उन्होंने कर नहीं सकते छेड़ा, थे वहाँ पे। जो कि डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ लिंक्ड है, लेकिन इस पे शेख हसीना की जाने से कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता इमरान खान ने इस बात पे जब उन्होंने तकरीर की थी UN में, तो इस मामले पे उन्होंने बात ज़रूर की थी कि आसाम के 20 लाख इंसानों का मुस्तकबिल अनसर्टेन है। इमरान खान ने इस पे बात की हुई है, लेकिन शेख हसीना ने इस पे बात नहीं की है। ये एक मिसिंग पहलू था उनकी स्पीच का। अगर ये भी हो जाता तो बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर उनकी आप कह सकते थे। Managing your projects shouldn't feel like this. It should feel more like this. उनकी आप कह सकते थे। ओके जी, ये था वीडियो, ठीक है। तो इसमें बताया गया साफ तरीके से कि कैसे जो है ना मोदी साहब ने तकरीर की है, उसमें क्या बताया है। लेकिन शेख हसीना ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने टॉप जो उन्होंने किया है वो बताए गए हैं। जो पहले उन्होंने जो डेवलपमेंट की है, जो फंड्स दिए जा रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, वो चीज़ उन्होंने डिस्कस की है। और उधर उल्टे है मोदी जी ने वो बताया कि हमने कोरोना को रोका है और UN को ठहराया जिम्मेदार। जैसे ट्रंप बोलता है कि जो भी हुआ है इसमें UN की गलती है। और हालांकि ट्रंप दुनिया में टॉप पे जो अफेक्टेड कंट्री उनमें अमेरिका और इंडिया हैं, और उन दोनों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बड़ी इकोनमीज थी। USA तो डेवलप कंट्री था, उसके पास उसकी ये हालत है। तो सोचो कि एक गरीब कंट्री जिसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, वो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकता फैसिलिटेट। उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने कोशिश की तो थोड़े बेटर रिजल्ट मिले हैं। तो इंडिया और क्या नाम है USA में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो होप कि ये लोग सोचें, ये चीज़ उस चीज़ पे रिकवर करें, उस चीज़ पे देखें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ पे ध्यान फोकस करें, ना कि पॉलिटिकल गेम, नंबरिंग, अपने नंबर कैसे बनाए जाने हैं, दूसरे कंट्री के सामने कैसे नंबर बनाए जाने हैं, ये कर दिया वो कर दिया। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली जो पॉलिसी ख़त्म होगी तो पब्लिक जब तक खुद बेवकूफ़ बनेगी तो बनेगी। पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचने वाली बात है। इसमें कंट्री की किसी की कोई गलती नहीं। कोरोना से फैलाव के लिए सब ने कोशिश की है, सब अफेक्टेड हुए हैं, किसी को कंट्री को भी नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। तो होप कि सब लोग ठीक रहें, सेफ रहें, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी है। मास्क यूज़ करने हैं, कहीं भी जाना है तो मास्क, ग्लव्स यूज़ करें और वॉश करें, हाथ वॉश करें, ठीक है। तो ये था वीडियो, आपने इसका जायज़ा लिया। मुख्तसर तौर पे शॉर्ट वीडियो में आपको कितना बताया जाएगा, उन्होंने वीडियो पूरी जो स्पीच है उसके चंद मेन पॉइंट हैं वही इन्होंने डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छी लगी थी। शेख हसीना ने अच्छी तकरीर की है और हमारी तरफ से गुड लक बांग्लादेश के लिए। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने NRC और जो CEA है उसके खिलाफ बात नहीं की, वो भी करनी चाहिए थी। बाकी म्यांमार पे बात की, वो भी अच्छी बात है। तो चलिए, ओवरऑल बहुत अच्छी जो है ना वो स्पीच है, बहुत अच्छी बातें की हैं।
तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी सी और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। आपकी क्या राय इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।